हेलो स्टूडेंट, वी फास्ट सर अगेन। स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो आईसीएससी बोर्ड के बच्चों के लिए स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन बनाई थी, बट स्टूडेंट मेरे पास कुछ क्वेरी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की भी आई है, जिसमें उन्होंने क्वाड्रेटिकल इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में पूछा है। तो मेरी इस वीडियो के अंदर मैं द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, और मेरे इसके बाद जो वीडियो होगी मुझे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन लेने हैं जो कि आईसीएससी बच्चों के लिए लेने हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आज मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्वेश्चन है या द्विघात समीकरण है, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, और देन आफ्टर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए आ रही फटाफट, हमारे नया टॉपिक है और ये एनसीईआरटी है के का बुक के ही पूरे टॉपिक्स लेंगे हम, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लेंगे, और साथ ही साथ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इसको इस वीडियो की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी वीडियो के लिए। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। इसके छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपको द्विघात समीकरण आते हैं तो अच्छी बात है, अगर सपोज दैट आपको द्विघात समीकरण नहीं आते हैं तब स्टूडेंट्स आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ जो टॉपिक होते हैं हमारे क्वेश्चंस के, उसके अंदर कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण का यानी कि क्वाड्रेटिकल इक्वेशन का यूज होता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपने 9th क्लास में बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को भी पढ़ा होगा। वैसे जब आप पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, या बहुपद जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तो पॉलिनोमियल में नहीं जाने वाला, मैं सीधा आपको द्विघात समीकरण के पास लेकर के आता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। मैं बहुत सारे वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम फटाफट आने वाले हैं और आपको इसके अंदर टॉपिक को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आज मैं आपको टॉपिक्स को पूरा क्लियर करके बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, आज ये फटाफट हम द्विघात समीकरण के बारे में देखते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या है। अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं द्विघात समीकरण की, तो उस द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। वैसे इसको पॉलिनोमियल आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आप? पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है, और अगर इसको इक्वल टू 0 कर दूं मैं, तो फिर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सपोज दैट किसी इक्वेशन के अंदर इक्वल टू न लगा हो और उसके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड न किया जा रहा हो, तब तक वो पॉलिनोमियल होता है। और अगर उसके अंदर 0 लगा दिया जाए, यानी इक्वल टू क्या कर दिया जाए? 0, यानी दैट्स मीन अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तब फिर ये क्या हो जाएगी? तब आपकी ये हो जाएगी कि ये हमारा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन इज दैट, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी द्विघात समीकरण होती है? वैसे तो द्विघात समीकरण का नंबर 2 से निकलता है, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है। अगर कहीं पे भी इक्वेशन में पावर अगर 2 नजर आ रही है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बोलते हैं। और एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी वैल्यूज भी 2 होती है। ये डिपेंड करती है पावर पर, कि जितनी पावर होगी उतनी ही उसकी वैल्यूज होंगी। अगर आप द्विघात समीकरण के बाद अगर आप त्रिघात समीकरण की बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये इक्वेशन है ax³ + bx² + cx और +d और इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो त्रिघात इक्वेशन है, यानी कि ट्राइनोमियल है, एक तरह से कह सकते हैं। वैसे तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 लगा है। हमने स्टार्टिंग वीडियो में ये आपसे डिस्कस किया है कि कहीं पे भी इक्वल टू 0 लग जाए तो उसके वेरिएबल की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं, और उसी को हम इक्वेशन की वैल्यू यानी कि इक्वेशन का मान कहते हैं। जैसे आपने कहा ax³ + bx² + cx + d = 0 हमारे पास है, तो ये ट्राइनोमियल है। तो जितनी इसकी हायर डिग्री होगी, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। पावर कितनी हाईएस्ट है? 3 है। तो इसकी वैल्यूज जो भी होंगी वो आपकी कितनी वैल्यू होंगी? 3 वैल्यू होंगी। बट आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हमारा ax² + bx + c ये हमारा क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जनरल फॉर्म में अगर आप द्विघात समीकरण को देख रहे हैं तो ये तो जनरल फॉर्म होगी। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कुछ आगे पीछे करूं, जैसे मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया ax² + c = 0, तो क्या ये इक्वेशन मेरी अब क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है? बिल्कुल है। ये इक्वेशन मेरी अभी भी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये वाली मेरी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। इस बात का एकदम प्रॉपर ध्यान रखना। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है कि इसमें से पहचानिए, यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दी गई इक्वेशन जो है आपकी द्विघात समीकरण की इक्वेशन है या नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है या नहीं है। तो इस तरह की भी इक्वेशन अगर कहीं लिखी होगी तो तब भी आप इसको बोलोगे कि ये हमारी कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है। और सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन ऐसे लिखी हो ax² + bx = 0,
तब इस फॉर्म की इक्वेशन को भी हम कैसी इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन जो होती है वो आप पहचान सकते हो इससे, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। सपोज एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूंगा तो मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है। नंबर 2 अगर मैं ले लूं, मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है। अगर मैंने नंबर 3 लिख दिया, मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है। अगर मैंने लिखा 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, तब ये हमारी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन नहीं है। हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया कि 4x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 2 एंड प्लस x की पावर 3। अब ये भी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। तो स्टूडेंट, ये हमारे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिकल इक्वेशन का बेसिक फंडा कि कैसे हम किसी इक्वेशन को पहचानते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसी इक्वेशन को, कैसे हम क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और किस तरह के छोटे क्वेश्चन और जो क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखो कि ये अलजेब्रिक पार्ट में इस कोविड के टाइम में अलजेब्रा का पार्ट रिमूव नहीं किया गया, तो इसके अंदर से यूपी बोर्ड के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, फटाफट देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे अगर इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो, जैसे अगर आपने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल टू 0। मैंने पहले अभी आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जब तक इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ है तब तक ये क्वाड्रेटिकल इक्वेशन नहीं है, तब तक ये पॉलिनोमियल है, तब तक ये बहुपद है। और इक्वल टू 0 लगा दिया तब इसकी मान निकलेगा, यानी इसकी वैल्यू निकलेगी। वैल्यू किसकी निकलेगी? वैल्यू x की निकल करके सामने आएगी, ठीक है ना। और जैसे आपने कहा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसके अंदर हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं, यानी कि जिसको आप गुणनखंड विधि कहते हो। अगर गुणनखंड विधि में कैसे, अगर आपने अभी तक गुणनखंड विधि नहीं सीखी है और फैक्टर मेथड नहीं सीखा है तो अभी सीख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है अब आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और अगर आप अभी सीख लोगे तो ये द्विघात समीकरण और गुणनखंड विधि आपको बहुत हेल्प करेगी सारे की सारे टॉपिक के अंदर। मैथ्स के अंदर तो द्विघात समीकरण यानी कि विदाउट क्वाड्रेटिकल इक्वेशन आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, अगर x स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस 6 को एलसीएम लेंगे। जब आप 6 को एलसीएम लेंगे तो ये ब्रेक होगा 2 3 जा 6 में, 3 1 जा 3 में। मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3। अब करना क्या होता है, इस नंबर को ब्रेक करना होता है और इस नंबर को हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर लाना होता है, यानी कि जोड़ने और घटाने पर लाना होता है। जैसे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो इसको लेकर के आएगा। मान लीजिए हमको मिला 3 और 2, देखिए तो 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कभी कभी साइन का भी मैटर होता है, तो अगर यहाँ पे साइन चेंज होगा तो फिर हमको साइन का भी देखना पड़ेगा कि साइन क्या बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आप ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर और 5 के प्लेस पर जो यहाँ पे फैक्टर यानी गुणनखंड मिला है, आप इसको लिखोगे 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैथ का फंडा भी यही कहता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को x से करेंगे 3x प्लस 6 और इक्वल टू व्हाट 0, यानी एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो आपको x प्लस 2 मिलेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, जब 3 कॉमन निकल गया तो x प्लस 3 2 6 और इक्वल टू क्या हो गया 0। और पूरे क्वेश्चन में अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो दे रहा है x प्लस 2 और बचेगा आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये था फैक्टर। क्वेश्चन में अगर आपसे कहे कि इसका गुणनखंड कीजिए, तब आपको यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा करके नहीं दिया जाएगा। फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना है, और कहेगा अगर मान निकालिए तब आपको इक्वल टू 0 लगा करके दिया जाएगा। अब x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, और अगर प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। और x प्लस 3, अच्छा वो क्या रहा है, एक बार इसको रख करके 0 के नीचे भेजा जा रहा है, तो x प्लस 2 की वैल्यू निकाल कर आ रही है, x की वैल्यू आ रही है। एक बार इसको उठा करके नीचे भेजा जा रहा है, तो अगला टर्म दिया जा रहा है x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हम क्यों एक ले रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है हमको वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, तो हम x इस वाले मल्टीपल को नीचे भेज रहे हैं,
तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये वाला ब्रैकेट भेजा है। सपोज दैट ऐसे मैं कर रहा हूं, मैं आपको रफ करके बताता हूं कि मैं आपको इसमें हो क्या रहा है, आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे मुझे x+2 है, मुझे ये ब्रैकेट लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने किया 0/x+3 यानी कि x+2 इक्वल टू 0। हम लोग इसको डायरेक्टली कर देते हैं और हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x+3 की वैल्यू को करता हूं तो इसको भेजता हूं 0/x+2 के फॉर्म में, तो x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और +3 इधर जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए आपको x की कितनी वैल्यू मिली, आपको x की 2 वैल्यू मिली। और यही बात वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताई गई, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन के अंदर जब हम कोई वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो उसकी पावर होती है 2, उसकी वैल्यू भी आएगी 2, उसका मान भी आएगा 2, यानी कि आपके पास 2 वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। अब क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो ये है कि ये वैल्यूज तो है, ये मान तो है, इन्हीं को एनसीईआरटी के अंदर जो वैल्यूज निकल के आती है इन्हीं को जीरोस बोलते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ इक्वेशन, यानी कि हिंदी में शून्यांक द्विघात शून्यांक बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। शून्यांक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो ये इक्वेशन ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई कर देती है। जैसे आप देखोगे x² + 5x + 6 इक्वल टू 0 है, तो x के प्लेस पर अगर -2 का स्क्वायर रख दिया, 5 - 2 + 6 इक्वल टू 0, तो माइनस का स्क्वायर +4 प्लस और 5 2 10 होता है, आपको पता ही होगा ये तो बातें, प्लस माइनस माइनस +6 और इक्वल टू 0। और आप छोटे से थे तो 6 और 4 को क्या कहते थे, 10, यानी 10 - 10 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। इसीलिए द्विघात समीकरण के अंदर जो वैल्यू आती है इनको ही हम जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलते हैं और इसको ही रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि मूल बोलते हैं, जिसको हिंदी के अंदर बट एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो हमारा ये है कि जो द्विघात समीकरण के अंदर वैल्यू आती है हम उनको बोलते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यांक। क्यों शून्यांक बोलते हैं, क्योंकि हम इसी वैल्यू को ले जाकर के जब द्विघात समीकरण के अंदर पुट करते हैं तो ये वैल्यूज क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है, यानी उसको 0 लेकर के आती है और वो आपको क्या देती है, 0। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू को यहाँ -3 पुट करेंगे तब भी ये इसको क्या कर देगी, 0 कह देगी। इसलिए इसको आप द्विघात समीकरण का क्या बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण का शून्यांक बोलिए, जीरोस बोलिए, मान बोलिए, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा प्रॉपरली, जैसे मैंने यहाँ लिखा x 0/x+3, तो 0/x+3 अगर कहीं लिखा हुआ है तब वो 0 आएगा, लेकिन अगर x+3/0 हो जाए तब फिर क्या आएगा, हाँ इंफिनिटी आएगा, ठीक है ना। यानी x+3/0 होगा तो इंफिनिटी आएगा, तब वहां पे ये वैल्यू से नहीं सॉल्व करी जाएंगी, होंगी किसी तरह से होंगी या ना होंगी देखा जाएगा, वो कंडीशन डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट, इस द्विघात समीकरण के अंदर आज मैंने आपको कैसे जीरोस और शून्यांक क्या होते मैंने उसके बारे में बताया। इसके बाद यूपी बोर्ड के अंदर और सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डी की वैल्यू, यानी विवेकता, जिसको डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है, उसको निकालना, इसके रूट्स इसके बारे में बताना, इसके शून्यांक यानी जीरोस के बारे में बताना, और साथ ही साथ अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिकल इक्वेशन यानी गुणनखंड विधि के साथ सॉल्व ना हो तो उसको हमको क्या करना है स्टूडेंट, जो आपके टॉपिक है वो डिस्क्रिमिनेट यानी कि विवेकता आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, 1 मार्क्स के लिए में भी आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें रूट्स की वैल्यूज को बतानी होती है कि वो कैसे रूट्स है, इक्वल है या फिर आपके जो है अनइक्वल है, या पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी कि हिंदी में बोले कि वो समान है या बराबर है, यानी कि फिर या फिर वो आपके काल्पनिक है या फिर जो है आपके वास्तविक रूट यानी कि मूल्य होंगे या शून्यांक होंगे, 0 होंगे। मैंने बताया ना अभी आपको कि इसी को मूल इसी को शून्यांक बोलते हैं। सो स्टूडेंट, ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड में हिंदी मीडियम का भी होता है और इंग्लिश मीडियम का, मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ लेकर के कवर किया है। तो आपको क्या करना है कि फटाफट पहले लाइक करना है हमारे इस वीडियो को, फिर शेयर करना है और फिर अपने लोगों को सब्सक्राइब भी, अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी करवाने हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करने हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।